नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बंटवारे में माँ किसके हिस्से आएंगी। माँ, अब पिताजी तो नहीं रहे तो जायदाद का बंटवारा कर दो ताकि हम सब भाई भी यहाँ से जा सकें। बच्चों के स्कूल है और हमें भी तो ऑफिस का काम है। सब कुछ छोड़कर पिछले 15 दिनों से यहीं पर हैं। अब तो सब कर्मकांड हो गए हैं, रिश्तेदार भी जा चुके हैं। रंजन ने कहा। अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए नमन ने भी कहा, पिताजी कुछ वसीयत तो बना कर गए थे, हमें तो कभी आकर ये सब देखने का समय ही नहीं मिला। बड़े शहर में रहते हैं तो व्यस्त रहते हैं, अब हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। तभी तीसरा सबसे छोटा भाई तपन भी बोला, हाँ माँ, अब जो भी निपटारा और बंटवारा करना है जल्दी से कर दो, बच्चों से यहाँ और रहा नहीं जा रहा है। हाँ माँ, हम सब कल सुबह निकलने की सोच रहे हैं, आज तो पूरा दिन है, यहाँ रुक कर समय ही नष्ट हो रहा है। जहाँ तक मुझे पता है पिताजी के पास ये बड़ा सा घर है और आपके पास गहने हैं और 2 बड़े खेत हैं और लंबा चौड़ा व्यापार है, 2 दुकानें हैं। हम इन सब का आज ही सौदा कर लेते हैं, जो भी मिलेगा हम तीनों भाई आपस में बांट लेंगे। अब बार बार गाँव तो आना होगा नहीं, रंजन ने फिर सलाह दी। रंजन, नमन और तपन तीनों की माँ बसंती देवी ये सब सुन रही थी। पति की मौत का सदमा लगा था, आंखों के आंसू अभी सूखे नहीं थे और बच्चे बंटवारे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर रुकना सबको समय की बर्बादी लग रही है। सबको अपने घर परिवार और बच्चों की नौकरी की पड़ी है। माँ के लिए किसी ने नहीं सोचा, सब अपने मतलब की बातें कर रहे थे। बसंती देवी ने पहले सोचा और बोली, ठीक है, मैं बंटवारा कर दूंगी, ये सब बेच दूंगी और तुम तीनों को दे दूंगी। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे खिल गए। पर फिर से बसंती देवी ने कहा, ये सब तो तुम तीनों को मिल जाएगा, पर मैं कहाँ रहूंगी, मुझे अपने साथ कौन ले जाएगा। ये सुनते ही तीनों भाइयों की बोलती बंद हो गई, जैसे सांप सूंघ गया हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल न पाया। तीनों की पत्नियां भी खड़ी थीं, वो एक दूसरे को देखने लगी। अब बसंती देवी को कौन रखेगा, सभी इसका हिसाब लगाने लगे। जायदाद तो सब चाहते थे, पर माँ को कोई नहीं रखना चाहता था। पत्नियों के तो मुंह बन गए थे, मेवा तो सब खाना चाह रहे थे, पर सेवा कोई नहीं करना चाहता है। तभी रंजन बोला, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी फीस भी बहुत जाती है। फिर कुल मिलाकर हमारे पास 4 ही तो कमरे हैं, एक हमारा, एक चिंकी का और एक रोहन का। दोनों अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं और इन्हें पढ़ना भी तो होता है। और एक कमरा है जो मेहमानों के लिए है, इसके मायके से लोग आते रहते हैं, तो वो लोग फिर कहाँ रुकेंगे। मैं माँ को इसलिए नहीं ले जा सकता। रंजन ने हाथ खड़े कर दिए। तभी नमन की पत्नी ने उसे इशारा किया और नमन भी बोला, भैया आपके पास तो 4 कमरे हैं, मेरे पास तो 2 ही कमरे हैं, एक हम दोनों का और एक बच्चों का, उसमें भी इन दोनों भाइयों में जगह को लेकर लड़ाई होती है। मैं तो माँ को किसी भी हालत में नहीं ले जा सकता हूँ। माँ मेरे यहाँ आएंगी तो सोएंगी कहाँ पर, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, मेरे यहाँ तो माँ को रखना संभव ही नहीं है। नमन ने भी लगभग मनाशाही कर दिया कि वो माँ को साथ नहीं ले जा सकता है। आप दोनों भाइयों ने अपनी समस्याएं बता दी तो मैं भी माँ को साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मेरी पत्नी भी तो नौकरी करती है, हम दोनों सुबह ही घर से चले जाते हैं, दिन में बच्चों को आया संभालती है और उसे भी एक कमरा देना होता है। अब माँ के लिए हम आया को तो उसके कमरे से नहीं निकाल सकते हैं। आया हमारे घर में 3 वर्षों से रह रही है, तो माँ के लिए तो कोई जगह बची ही नहीं है। तपन ने भी आराम से मना कर दिया। तपन तो छोटा था, लाडला था, बचपन में माँ को, भाइयों को हाथ भी नहीं लगाने देता था। माँ बस मेरी है, सबसे यही कहता था। आज उसने भी माँ को साथ रखने से मना कर दिया। अपने छोटे से तपन के व्यवहार से बसंती देवी सुन्न सी हो गई। एक तो पति की मौत का सदमा, उस पर तीनों बेटों की बातें सुनकर वो अचंभित रह गईं। वहाँ से उठी और चुपचाप कोई जवाब दिए बिना अपने कमरे में चली गईं। अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, तकिए में मुँह छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये तीनों वही बेटे हैं जो हमेशा इस बात के लिए झगड़ा करते थे कि माँ तो सिर्फ मेरी है, माँ तो सिर्फ मेरी है, और आज इस बात के लिए झगड़ रहे हैं कि माँ तो सिर्फ तेरी है, माँ तो सिर्फ तेरी है। तो तू ही माँ को रख और तू ही माँ का ख्याल रख। बसंती देवी पति की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई। मुझे आप अकेला क्यों छोड़ गए?
आप तो कहते थे कि बसंती तेरे 3 बेटे हैं, बुढ़ापे में राज करेगी। देखना तीनों आपस में तुझे साथ रखने के लिए झगड़ेंगे, पर यहाँ तो मुझे कोई भी साथ नहीं रखना चाहता है। एक माँ सब पर भारी है, माँ का भार कोई नहीं उठाना चाहता है। माँ 4 बच्चों को एक कमरे में भी पाल लेती है, पर चारों बच्चे अपने 4 घर होते हुए भी एक माँ को पाल नहीं सकते हैं। माँ तो 9 महीने कोख में बच्चों का भार उठाकर भी मुस्कुराती रहती है, पर बच्चे माँ को ही भार समझने लगते हैं, एक बोझ समझने लगते हैं। बसंती देवी पुरानी यादों में खो जाती हैं। हंसता खेलता परिवार था उनका। तीनों बेटों की माँ होना गर्व और एक सामाजिक सम्मान की बात थी। वो सिर उठाकर चलती थी, घर में कोई भी कमी नहीं थी। पति मणिलाल जी मणि के समान थे। बसंती देवी को पूरा प्यार और सम्मान मिलता था। सास ससुर तो मणिलाल जी जब छोटे थे तभी चल बसे थे। अपने बलबूते पर वो खड़े हुए थे और व्यापार बढ़ा लिया था। करीबी रिश्तेदार तो दूर से ही देखते रहते थे। देखते देखते मणिलाल जी का व्यापार जम गया था। अब घर भी बसाना था। उनकी काबिलियत और व्यापार को देखते हुए रिश्ते आने लगे। बसंती देवी के परिवार वाले उन्हीं के व्यापारी थे। उनके पिता को मणिलाल जच गए थे और ब्याह हो गया। बिना स्त्री के घर संभालना मुश्किल हो जाता है। बसंती देवी ने आकर मकान को घर बना दिया। कम पढ़ी लिखी थी, पर हर चीज की उन्हें समझ बहुत थी। पति के साथ उनके व्यापार की पूरी खबर रखती थी, साथ ही घर भी कुशलता से चला रही थी। जब पहला बेटा रंजन हुआ तो घर को दीपावली सा सजाया गया था। उस दिन खूब रोशनी की थी, गरीबों को दान दिया गया था, साथ ही नाते रिश्तेदारों और गांव भर का भोज हुआ था। उसके बाद नमन और तपन का भी जन्म हुआ। घर किलकारियों और चहल पहल से भर गया था। तीनों भाई आपस में खेलते थे और लड़ते झगड़ते भी थे। घर में शोर शराबा सा मचा रहता था। तीनों बेटों की अच्छी परवरिश के साथ बेटों को अच्छे संस्कार भी दोनों दे रहे थे। बच्चों की रुचि पढ़ाई में ज़्यादा थी। वो व्यापार को देखना भी नहीं चाहते थे। मणिलाल जी चाहते थे कि रंजन घर का व्यापार देख ले, जिससे बाहर वाले को पैसे ना देना पड़े, पर रंजन ने अपने लिए भी कुछ सोच रखा था। रंजन इंजीनियर बनना चाहता था। उसने उसकी प्रवेश परीक्षा भी पास कर ली थी। शहर में कॉलेज मिलते ही वो वहाँ पढ़ने चला गया। 4 साल बाद वो इंजीनियर बन गया और कॉलेज में ही उसका प्लेसमेंट हो गया था। 2 साल वो विदेश रहकर भी आ गया। मणिलाल और बसंती देवी ने सोचा कि मझला बेटा नमन तो अपने पिताजी का सहारा बनेगा, पर नमन को सीए बनना था। वो भी तेज बुद्धि का था। जल्द ही सीए बनकर एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई। बस वो भी घर छोड़कर चला गया। तपन भी पढ़ने में होशियार था। वो बैंक में मैनेजर बन गया। तीनों भाइयों में 2-2 साल का अंतर था। मणिलाल और बसंती देवी ने सोचा कि तीनों का ब्याह करना है तो लड़की देखनी शुरू कर देती हूँ। तीनों का ब्याह बड़ी ही धूमधाम से करूँगी, पर यह सपना भी सपना ही बनकर रह गया था। रंजन अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली को पसंद करता था, तो उसने वहीं पर कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शहर में रिसेप्शन रखा। मणिलाल जी और बसंती देवी को भी बुलाया था। वो अपने ही बेटे को बतौर मेहमान आशीर्वाद देकर आ गए थे। उस रात पूरी रात बसंती देवी रोती रही। पहले बेटे की शादी थी और एक भी अरमान पूरा न कर सकी। क्या क्या सपने देखे थे कि ये करूँगी वो करूँगी, सब रखा ही रह गया था। बहू एक दिन के लिए ससुराल आई थी और दूसरे दिन तो चली भी गई। उसे भी नौकरी ज्वाइन करनी थी। बसंती देवी अपने मन को समझा कर रख लिया। एक दिन मझले बेटे नमन का फ़ोन आया कि वो एक लड़की को पसंद करता है। उसने पिताजी कैंसर की अंतिम अवस्था में हैं, वो कभी भी जा सकते हैं। तो नमन ने उसके पिताजी के सामने ही उसकी मांग में सिंदूर भर कर उससे शादी कर ली। अपने माँ पिताजी को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा। छोटे बेटे तपन की भी नौकरी अच्छी चल रही थी। उसने लड़की पसंद की और मंदिर में जाकर शादी कर ली। बसंती देवी और मणिलाल जी को भी नहीं बुलाया। उस दिन बसंती देवी पूरी तरह से टूट गई और धीरे धीरे फिर से सामान्य हुई। समय के साथ बेटों के बच्चे भी हो गए। सबका अपना परिवार हो गया। बहुएं कभी गांव आकर रहना भी पसंद नहीं करती थी, तो वो अपने सास ससुर से कभी जुड़ ही नहीं पाई। बसंती देवी गांव में पली बढ़ी थी। वो शहर में रह नहीं पाती थी। जाती भी थी तो 1-2 दिन में लौटकर आ जाती थी। अब मणिलाल जी की भी उम्र बढ़ रही थी। ज़्यादा थकान रहने लगी थी। पहले के जितना काम नहीं होता था। हृदयाघात से एक सुबह अचानक मृत्यु हो गई। बसंती देवी इस अचानक हुए कहर से टूट ही गई थी। उसने सबको फ़ोन करवा कर बुलवाया और तीनों बेटों ने अपने पिताजी का दाह संस्कार कर दिया।
बसंती देवी पुरानी यादों से निकली। दरवाजा बज रहा था। माँ, आपने क्या फैसला किया? इसकी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। किसी ने नहीं पूछा कि माँ, आपने खाना नहीं खाया है, आप खाना खा लीजिए। मन ही मन उन्होंने एक फैसला लिया और कमरे से बाहर निकली। सीधी रसोई घर पहुंची और अपने लिए खाना परोस कर ले आई। पहला कौर खाने से पहले बोली, मेरे बच्चों, तुम सबने तो खाना खा लिया होगा, फिर भी पूछ रही हूँ कि खाना खा लो। माँ तो खुद भूखी होती है, पर पहले बच्चों को खाने के लिए पूछती है। पर बच्चों को तो माँ की परवाह ही नहीं है। एक बार भी दरवाज़ा बजाकर नहीं कहा कि माँ, आकर खाना खा लो। तुम लोगों को तो बस अपनी जायदाद से मतलब है। माँ भूखी रहे, माँ कहाँ है और कैसे रहेंगी, किसी को मतलब नहीं है। बस जायदाद मिल जाए, उसका इंतज़ार कर रहे हो तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ना अभी मिलेगा और ना ही मेरे मरने के बाद मिलेगा। मणिलाल जी मेरे पति थे, उन्होंने अपना सब कुछ मेरे नाम पर किया था। अब मेरी इच्छा नहीं है कि मेरी जायदाद का बंटवारा हो। जैसे तुम लोगों के घर में माँ को रखने के लिए जगह नहीं है, वैसे ही मेरे पास भी तुम सबको देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। कल सुबह का इंतज़ार मत करो, तुम सब अभी इस घर से निकल जाओ। रंजन, तेरे घर में बच्चों को रखने की जगह है, मेहमानों के लिए कमरा है, पर जन्म देकर पालने वाली माँ के लिए एक कमरा नहीं है। नमन, तेरे पास 2 कमरे हैं तो क्या हुआ, मैं तो बाहर हॉल में भी सो जाती, एक बार बोलता तो सही। और तपन, तेरे बच्चों को पालने वाली आया कि तुझे ज़्यादा फिक्र है, जो 3 सालों से है। मैंने तो तुझे 30 साल पाला पोसा है, कितनी आसानी से तूने मना कर दिया। तीनों भाइयों की नज़रें शर्म से झुक गई थी। जब से आए हो बस एक ही रट लगा रहे हो कि जायदाद का बंटवारा कर दो ताकि तुम अपना हिस्सा लो और चलते बनो। पर मुझे तुम तीनों ये बता दो कि माँ किसके हिस्से में आएंगी। मुझे कोई अपने साथ रखना नहीं चाहता है तो ये माँ कहाँ जाएंगी और कैसे रहेगी? मेरे बारे में भी जरा सा सोचा है? ये मेरी जायदाद है और मैं मालकिन हूँ। मैं यहीं इसी घर में अपने पति की यादों के साथ रह लूँगी। और हाँ, उनके व्यापार की मुझे अच्छी समझ है। मैं 2-4 नौकर रख कर व्यापार संभाल लूँगी। तुम तीनों अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और अपनी नौकरी और अपना परिवार संभालो। मेरे बाद मेरी जायदाद गांव के स्कूल और अस्पताल में दान दे दी जाएगी, पर तुम लोगों को उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। बसंती देवी ने अपना निर्णय सुना दिया। तीनों बेटे देखते रह गए। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, पर बसंती देवी नहीं पिघली। अगली सुबह तीनों मुंह लटकाकर चले गए। यह कहानी आपको कैसी लगी? बसंती जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।